दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जिन दिनों मेरी उम्र 12 बरस थी, पाशा भाई कॉलेज में पढ़ते थे। हम तब अपनी जमीनों के वस्त में बने घर में रहते थे। अलबत्ता पाशा भाई का ताल्लुक अपने गांव से बहुत कम रह गया था, क्योंकि वो शुरू से ही शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। वो भी कम उम्र थे जब ही वालिद साहब ने उनको शहर भिजवा दिया था। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक शहर के तालीमी इदारों में तालीम पाई। सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। मेरा ये भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत और दिलेर था। ज्यादा वक्त शहर में गुजारने की वजह से वो बिल्कुल शहरी बाबू लगता था। जिन दिनों वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, वालिद साहब का अपने चचाजाद भाई से जमीन के मामले में तनाजा हुआ, जिसमें 2 अफराद उनके मारे गए और हमारे भी 2 मुजारे कत्ल हुए। कुछ अरसे बाद दोनों तरफ से फरीकैन ने मुकदमात तो खारिज करवा दिए, मगर दिलों में रंजिशें बाकी रही। यूं दोनों घरानों के आपस में ताल्लुकात मुनक़ते थे और आना जाना मतरूक था। इस वाक़े का इल्म भाई पाशा को नहीं था। वो आसपास के लोगों को भी बहुत कम जानते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में घर आए तो शिकार का प्रोग्राम बनाया और बंदूक लेकर सुबह ही खेतों की तरफ निकल गए। इस बार वो अकेले परिंदों के शिकार को चले गए थे। ये गर्मियों के दिन थे। गंदम की फसल कट चुकी थी। सारे खेत वीरान पड़े थे। शिकार क्या मिलता। शिकार की तलाश में चलते चलते प्यास लगी। करीब ही एक मकान नजर आया। उधर चले गए। ये सबात खान का मकान था, जो वालिद साहब के वही कजन थे जिनके साथ तनाजा चला था। पाशा भाई बेशक गांव के रस्मों रिवाज से नाबल्द थे। उनको बड़ों के झगड़ों से कोई दिलचस्पी ना थी। हमारे खानदान का कोई फर्द सबार खान की जमीनों की तरफ नहीं जाता था, मगर भाई आज उसी जानिब जा निकले थे। सामने उनको एक हवेली नजर आ रही थी। पीछे ट्यूबवेल था। उस पर एक हौज बना था जिसमें पानी गिरता था। हौज के किनारे एक लड़की पानी में पैर डाले बैठी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसका हुस्न आंखों को चकाचौंध कर देता था। मेरे भाई को इल्म नहीं था कि ये सबात खान की बेटी कुंदन थी। भाई की नजर उस लड़की पर पड़ी तो पानी पीना भूल गए। वो उसे यकटक देखे जा रहे थे, यहाँ तक कि कुंदन की भाई से निगाहें मिली तो वो शर्मा गई। भाई ने उसे सलाम किया तो उसने सवाल किया, क्या तुम साहबजाद के बेटे हो? शहर में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। पाशा नाम है ना? हाँ, मैं वही हूँ। तुम अगर वही हो तो हमारे ट्यूबवेल पर क्या करने आए हो? तुम्हारे और हमारे खानदानों का तो आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे झगड़े से क्या? मैं तो इधर पानी पीने आया हूँ। मुझे प्यास लगी है, लेकिन कोई बर्तन नहीं है। कैसे पानी पीऊं? अपने हाथों की ओक बनाकर पी लो। ओक से पानी पीना मुझे नहीं आता। सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर वो हंसने लगी। फिर अपनी हथेलियों को जोड़कर ओक बना दी और पानी पी कर दिखाया। पाशा ने भी वैसे ही किया, लेकिन ट्यूबवेल से गिरते तेज पानी से उसके कपड़े भीग गए, जिस पर कुंदन हंसते हंसते लौट पौट हो गई। उसकी यह अदा मेरे भाई के दिल में खुब गई। यूं पहली ही मुलाकात में उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मेरे बड़े भाई का ये रोजाना का मामूल हो गया कि वो छोटी बंदूक कंधे पर लटका लेते और सबात खान के ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते, जहां दोपहर को ये दोनों चुपके से मिल लेते थे। जब मुझे गांव की एक लड़की ने ये बात बताई तो पैरों तले से जमीन निकलती महसूस होने लगी। उनकी मुलाकातों का इल्म अगर दोनों घरानों में से किसी को हो गया तो उनकी खैर नहीं। दुश्मनी तो अलग बात, दोनों के खानदान इंतहाई कदामत पसंद थे। हमारे यहाँ गांव में तो लड़कों को भी इतनी आजादी नहीं थी।
कि वो किसी गैर लड़की की तरफ देखें, लेकिन ये दोनों ना आकबत अंदेश अपने अंजाम से ही बेपरवाह हो गए थे। मेरे भाई की हालत ये थी कि उनको घर में एक पल भी चैन नहीं आता था। गर्मियों में खेत खाली होते थे और कुंदन का घर भी उनकी जमीनों के बीच था, लिहाजा उनको मुलाकात में कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी। एक दिन मैंने खुद बड़े भाई को कुंदन से खेतों में बातें करते देख लिया। छोटी बहन होने के बावजूद उनको समझाया कि भैया, तुम उस लड़की से बातें ना किया करो, वो हमारे वालिद के दुश्मन की बेटी है। आखिर आपको उससे मेल जोल रखने की क्या जरूरत है? भाई बोले, छोटी तू चुप रह, तू बड़ी अक्लमंद हो गई है। मैं चुप नहीं रह सकती बड़े भैया, जबकि जानती हूं कि कुंदन हमारे घराने की बहू बनकर नहीं आ सकती। अगर दुश्मनी की बात भी ना होती तब भी ये रिश्ता मुमकिन नहीं था, क्योंकि आपकी मंगनी आलिया से हो चुकी है। वो हमारे चचा की बेटी है और ये पत्थर पर लकीर है। बड़े भाई ने मेरी बात सुनी तो उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार नुमाया हुए। इस बात का कुंदन को इल्म था, फिर भी वो अपने कदम रोक नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने एक रोज बड़े भाई को वालिदा से ये कहते सुना कि मैं आलिया से मंगनी पर खुश नहीं हूं, क्योंकि ये मंगनी मेरे बचपन में की गई थी। वालिदा ने जवाब देने की बजाय कानों को हाथ लगा दिए, मतलब कि मंगनी तोड़ने का अब सोचना भी नहीं, और कहा किसी के सामने आइंदा ये बात ना करना। भाई को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगे, आखिर ये कौन सा तरीका है कि औलाद से पूछे बगैर, उसकी मर्जी जाने बिना रिश्ता तय किया जाए। अब बड़े भैया चाहते थे कि किसी सूरत आलिया से मंगनी खत्म हो जाए। दिल में बगावत उभर रही थी। उनका मन करता कि सारे खानदान से टकरा जाए। वो बहुत उलझे हुए और परेशान रहने लगे। तभी एक रोज मैंने उनसे कहा, बड़े भैया, इस तरह परेशान रहने से तो आप कुछ भी हासिल ना कर सकोगे। मैं बड़े भैया के सामने हाथ जोड़ कर बात करती थी, ऐसा ना हो गुस्सा करें। और वालिद साहब का भी डर था कि कहीं उनके कानों भिनक ना पड़ जाए। भैया भी इस अमर को बखूबी समझते थे, लिहाजा वो मेरी बात सुनकर खामोश रहते। देखते देखते भाई बेजान दिखने लगे, अब बहुत मजबूर से नजर आते थे। मैं जान चुकी थी कि कुंदन को जहन से निकालना उनके बस की बात न रही थी। हमा वक्त उसके बारे में सोचते रहते। छुट्टियां खत्म हो रही थी, तभी वो एक रोज सबाहत की जमीनों की तरफ गए और कुंदन से मिले। कहा कि शायद मैं तुमको हासिल न कर पाऊं, लिहाजा तुम मेरा इंतजार मत करना। इम्तिहान देने के बाद मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूने मुल्क चला जाऊंगा। भाई की बात सुनकर वो बहुत रोई। वो बहुत दिल गिरफ्ता और उदास थी। बड़े भाई शहर चले गए। उन्होंने इम्तिहान दिया और जब घर लौटे तो अम्मी जान से इस बारे आखिरी बात की। अम्मी ने उनको बावर कराया कि तुम भूल रहे हो। रिवायात के मुताबिक ये मुमकिन नहीं कि जहां दुश्मनी चल रही हो वहां से लड़की का रिश्ता तलब किया जाए और खानदान की लड़की से देरीना मंगनी को खत्म कर दिया जाए। ऐसा हम सबकी तबाही का बाइस होगा, लिहाजा दोबारा ये बात सोचना भी नहीं। मायूस होकर बड़े भाई ने सर झुका लिया और वालिदा से रकम लेकर शहर चले गए। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया और आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। वहां जाकर उन्होंने बिल्कुल ही चुप साध ली और एक बार वालिदा को फोन के बाद दोबारा बात न की। 3 साल तक घर वालों से सरसरी राब्ता रखा। इम्तिहानात के बाद वो किसी और जगह चले गए। किसी को कुछ ना बताया कि कहाँ और क्यों जा रहे हैं।
4 साल तक उनका कुछ पता ना चला कि वो कहाँ और किस हाल में है। उन्होंने सोचा होगा कि घर और वतन से दूर जाकर वो जब एक नई दुनिया में चले जाएंगे तो कुंदन को भूल जाएंगे। इसी सबब खुदा जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी और वतन न लौटे। भाई को गए 4था साल था जब एक दिन वालिद ने बताया कि सबाहत खान से उनकी सुलह के लिए बातचीत हो रही है, जिसके बाद दोनों खानदानों में कशीदगी खत्म हो जाएगी। ये बात खुशकुन थी क्योंकि हम सब दुआ करते थे कि सुलह हो ताकि आइंदा खून खराबे की नौबत ना आए। सुलह हो गई। तय पाया कि इस सुलह को मजबूत करने के लिए सबाहत खान की बेटी कुंदन की शादी मेरे छोटे भाई बख्त पाशा से होगी। बड़े भाई तो जाने कहाँ रोपोश हो गए। सो अब हम लोगों की तमाम खुशियां छोटे भाई से वाबस्ता हो गई थी। यूं कुंदन जिसकी खातिर बड़े भैया रोपोश हो गए थे, उसकी शादी बख्त पाशा से हो गई। ये सुलह की खातिर फैसला हुआ था और बरादरी की मौजूदगी में मर्दों में हो गया। वालिदा इस मामले के बारे में कुछ ना बोल सकती थी। शायद यही तकदीर में लिखा था। कुंदन हमारे घर में बहू बनकर आ गई और अब हमारे घर उनकी इज्जत और मेरी भाभी थी। उसने ना जाने कितनी दुआएं की थी कि वो हमारे घर की बहू बने। खुदा ने उसकी दुआएं सुन ली, लेकिन जिसकी दुल्हन बनना चाहती थी उसकी ना बन सकी। बड़े भाई अगर राब्ते में होते या वतन में मौजूद होते तब शायद उनकी ही मुराद बराती, मगर वो तो लापता थे और ये उनकी गलती थी। कुंदन पर खुदा जाने क्या बीती होगी, मगर वो मजबूर थे कि उसके वालिद एक सख्त गीर बाप थे। मैं उनके सामने मुंह नहीं खोल सकती थी। मैं जानती थी अपनी भाभी का दुख, लेकिन मैं भी एक मजबूर लड़की थी। मेरे सीने में एक राज दफन था। इस राज को किसी के आगे अफशा करने का मुझे हौसला न था, जबकि एक बड़े दुश्मन से सुलह होने का मामला तय हुआ था। माँ भी इसी सबब से चुप रही थी। छोटे भाई की शादी के 7 बरस बाद बड़े भैया ने हमसे राब्ता किया। हम सब बहुत खुश हुए कि वो खैरियत से और जिंदा सलामत है। ये खत उन्होंने सऊदी अरब से लिखा था, जहां वो उम्रे के वीजे पर गए थे। घर वालों ने फौरन राब्ता करके इसरार किया कि घर आ जाओ। तब वो वतन को रवाना हो गए। दिल में तरह तरह के ख्यालात समाये हुए थे। तमाम रास्ता सोचते आए कि खुदा करे कुंदन की शादी ना हुई हो। गर्चे ये नामुमकिन बात थी और उनकी मंगेतर आलिया अभी तक गैर शादीशुदा थी। भैया ने ये सोच लिया था कि अगर कुंदन की शादी हो चुकी होगी तो वो उनके इलाका की तरफ ना जाएंगे। इन्हीं ख्यालात में गुम घर पहुंचे। पूरा खानदान इस्तकबाल को पुरजोश और बेकरार था। हर आंख नम थी। मैं खुद भी रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे जो उनको मुद्दत बाद देखने से बह निकले थे। जब वो सबसे गले मिल चुके तो वालिदा पाशा को हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। कहा कि अपनी भाभी से सब्र और तहम्मुल के साथ मिलना। ऐसा हमने मजबूरन किया, क्योंकि ये रिश्ता किए बगैर सबाहत खान के साथ दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती थी। पाशा बहुत खुशी के साथ अपनी भाभी के स्वागत को उसके कमरे में वालिदा के हमरा गए, मगर चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके दिल की मौत वाक़ई हो गई। जैसे जलजला आकर सभी कुछ खंडर बना गया। ऐसे उनकी रूह में धमाका हुआ कि जिसकी आवाज सिर्फ मैं ही सुन सकती थी। वो जहां खड़े थे वहीं झूल गए। वालिदा थाम ना लेती तो गिर पड़ते। मैं और अम्मी उनको कमरे में ले गए। वो बिस्तर पर लेट गए और अपना बाजू आंखों पर रख लिया।
अम्मी से कहा कि कमरे का दरवाजा बंद कर दे रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। वो यकीनन अपने आंसू छुपा रहे थे कि जिनकी वजह से उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। वालिदा को भी मालूम था कि उनके बेटे पर कौन सी कयामत गुजर गई है, लिहाजा उन्होंने पाशा भाई से कोई कलाम नहीं किया। कुंदन ने मेरे बड़े भाई को देखकर नजरें झुका ली थी। 2 दिन भैया अपने कमरे में रहे। तबीयत की खराबी तो एक बहाना था। बिल आखिर सब घर वाले खैरियत दरियाफ्त करने उनके कमरे में गए। अब घर वालों ने उनको घेर लिया। सभी की जुबान पर यही एक सवाल था कि सच बताओ, घर से क्यों और किससे नाराज होकर गए थे। ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब भाई के पास नहीं था। बिलाखिर उन्होंने कहा कि मैंने किसी की खातिर दुनिया की खाक नहीं छानी। अब तक मैं यही सोच रही थी कि काश बड़े भाई इस तरह घर छोड़कर ना जाते, तो शायद वालिदा कोशिश करके उनका रिश्ता कुंदन से करवा देती कि वालिदा को उनकी खुशी प्यारी थी और दुश्मन से सुलह आलिया से मंगनी खत्म करने का बहाना बन सकते थे। अब घर में रहना पाशा भाई के लिए किसी अजाब से कम ना था। बरसों बाद घर लौट कर आना, मगर माँ की रियाजत फीकी पड़ गई कि वो यहाँ मुद्दत बाद आकर भी खुशी का मुंह ना देख सके। बेशक कुंदन भाभी भी ऐसे ही अजाब में गिरफ्तार थी, मगर वो तो सुलह के बदले आई थी। वो औरत थी जिसको अपने जज्बात छुपाने की तरबियत बचपन से मिली थी। माँ ने इसरार किया कि अब बड़े बेटे का घर बस जाना चाहिए। मंगेतर को अभी तक उनका इंतजार था। भला उस बेचारी का क्या कसूर था। वालिद, चचा और खास तौर पर चची बेटी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते थे। माँ ने पाशा भाई से कहा, बेटा अब तुम किस सोच में हो, अपने चचा और मंगेतर पर रहम करो, इस फर्ज को अदा होने दो ताकि हम तेरा सेहरा सजाने की तैयारी करें। बड़े भैया शादी ना करना चाहते थे, वो तो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे, मगर माँ के आंसू ने मजबूर किया। आप क्या जाने देहाती माहौल और देहात के बाशिंदे कैसे होते हैं। बहरहाल भैया बोले, ठीक है माँ, तुम अपनी खुशी पूरी करो, मेरे सर पर सेहरा बांध लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे वापस जाना ही है। फिर मुझसे शिकायत मत करना, मुझे बद्दुआ भी मत देना। बेटा कौन सी ममता होगी जो अपने लखते जिगर को बद्दुआ देगी। तुम एक बार अपनी मंगेतर को दुल्हन बना लो, बेशक उसके बाद जहां चाहो चले जाना, कम से कम वो कुंवारी से ब्याही तो कहलाएगी। तेरा चाचा सुकून से तो मर सकेगा। बड़े भैया ने वालिदैन की खुशी के लिए उनके मजबूर करने पर सेहरा बांध लिया और आलिया मेरी भाभी बनकर आ गई। क्या बताऊं कि वो उस दिन कितनी खुश थी जिस रोज दुल्हन बनी थी। उस खुशी से उनके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। बाज लोग बड़ी मुद्दत तक खुशियों का इंतजार करते हैं, मगर ये खुशियां आरज़ी होती हैं। बहुत थोड़े अरसे के लिए उनकी खुशी के फूल खिलते हैं और फिर दिल की कलियां मुरझा जाती हैं। ऐसे ही नसीब हमारी आलिया भाभी के थे। वलीमे के बाद बड़े भैया ने अपना बैग तैयार किया और किसी को भी खुदा हाफिज कहे बगैर चले गए और वो आज तक वापस नहीं लौटे। 30 बरस गुजर गए। कौन जाने हमारी आलिया भाभी ने
یہ مدت، یہ بہار سے سال کتنی صدیاں سمجھ کر گزارے ہیں. یہ تو انہی کا دل جانتا ہے کہ جن کو اب سبھی نصیب و جلی کہتے ہیں. دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی کہانی میں. اللہ حافظ.